आज के इस वीडियो क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हमने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है और इन 20 प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे और इन प्रश्नों को हल करने के बाद इसका जो सही उत्तर आएगा उसकी व्याख्या भी हम करेंगे कि वो उत्तर क्यों सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग अपने सेशन को इस सेशन में हमने 20 क्वेश्चन का समायोजन किया है जो कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है। अब यहाँ समझना है कि भाई ये संज्ञानात्मक क्षेत्र क्या है, इसको समझना होगा। और इसमें देखिए जो विकल्प दिया हुआ है उसमें विकल्प में चारों विकल्प में ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, ठीक है, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, इन शब्दों का उपयोग हुआ है हर ऑप्शन में। तो देखिए ये जो प्रश्न है यह ब्लूम की जो टेक्सोनोमी है, ब्लूम्स टेक्सोनोमी, उससे ये प्रश्न है जिसमें उन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया हुआ है। शैक्षिक उद्देश्यों का जो वर्गीकरण ब्लूम्स ने प्रस्तुत किया है उसी जो है टेक्सोनोमी से ये प्रश्न है। और ब्लूम ने 3 तरह के क्षेत्रों का, डोमेन्स का प्रयोग किया हुआ है। ज्ञानात्मक क्षेत्र, जिसको संज्ञानात्मक क्षेत्र भी हम लोग कह रहे हैं, तो संज्ञानात्मक क्षेत्र पहला हो जाएगा। दूसरा जो क्षेत्र है इसका वह है भावात्मक क्षेत्र। और तीसरा जो है वह है क्रियात्मक क्षेत्र। और इसमें उन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों को डिस्ट्रीब्यूट किया है कि किस तरह से, और हर में जो है ये संज्ञानात्मक क्षेत्र है, इसमें हर क्षेत्र में इन्होंने 6 जो है सो उद्देश्यों को वर्गीकृत किया है। 6 टर्म्स आए हैं और इस तरह से टोटल जो है 18 यहाँ पे शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया हुआ है। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र के जो जिन 6 पदों की उन्होंने बात की है उनका सही क्रम क्या है, उससे ये हमारा प्रश्न है। ठीक है। और इन शैक्षिक उद्देश्यों की सहायता से हम लोग देखते हैं कि लेसन प्लान बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बीएड के क्लासेस वगैरह में जो हम लेसन प्लान बनाते हैं उसमें इस जो है ब्लूम्स टेक्सोनोमी के कॉग्निटिव जो डोमेन है उसका प्रयोग किया जाता है। 3 तरह के डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन है तीनों, और तीनों में जो है 6 जो है शब्दावली का प्रयोग किया गया है। और ये ब्लूम्स और उनके सहयोगियों द्वारा ये क्षेत्र बताए गए हैं। तो इसमें जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है उसमें जो पहला जो आता है वह आता है ज्ञान, नॉलेज। पहला जो प्लेस पे हमारा आता है इसमें वह है ज्ञान, फर्स्ट पे ज्ञान आता है, नॉलेज। दूसरा पे जो है जब ज्ञान उसको हो जाता है, जैसे बच्चे के संदर्भ में हम लोग करें तो उसको ज्ञान, उसकी जो है उसको ज्ञान हुआ, उसकी जांच की जाती है। उसके बाद क्या है, उस ज्ञान से क्या उसको अवबोध हुआ, उसकी समझ डेवलप हुई, उसकी बात होती है। तो दूसरा जो क्षेत्र आता है वो अवबोध आता है, अंडरस्टैंडिंग जिसको हम कह रहे हैं। तीसरा जो क्षेत्र इसमें आता है वह आता है आपका अनुप्रयोग। जब समझ आ जाएगा तो उस ज्ञान का वो अनुप्रयोग कर सकता है, तो अनुप्रयोग जो है एप्लीकेशन उसका आएगा तीसरा में। चौथा में जो आएगा अनुप्रयोग जब कर लेगा तो भाई उसका वो जो है उसके बाद उसका एनालिसिस कर सकता है, उसका विश्लेषण कर सकता है। तो चौथा आता है विश्लेषण। पांचवा जो है वो आता है आपका संश्लेषण, सिंथेसिस। और छठा आता है आपका मूल्यांकन, अंत में मूल्यांकन किया जाता है। यह हर क्षेत्र से जो है हम लोग प्रश्न भी बनाते हैं अपने लेसन प्लान में। तो ये 6 हैं, ज्ञान, अवबोध, ठीक है, या बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो ये इसमें हम लोग देखते हैं कि ये क्रम किस ऑप्शन में है। तो पहले में देखिए ज्ञान के बाद अनुप्रयोग आ गया है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑपरेशन जो है ऑप्शन है उसमें सबसे पहले मूल्यांकन से शुरू हो रहा है, इसलिए ये भी गलत है। तीसरा
भी मूल्यांकन से हो रहा है, ये भी गलत है। अब चौथा ऑप्शन में चलते हैं। इसमें ज्ञान है, फिर देखिए अवबोध है, फिर अनुप्रयोग है, विश्लेषण है, संश्लेषण है और मूल्यांकन सबसे अंतिम चरण में है, इसलिए ये ऑप्शन सबसे सही है। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है उसका सही क्रम है ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और तब सबसे अंत में मूल्यांकन। तो इसका ऑप्शन जो है चौथा जो है वो सही है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे पास आ गया है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। हमें यह बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। ठीक है, शिक्षण सूत्र जो है हमें पढ़ाने में हमारी सहायता करते हैं और ये शिक्षण सूत्र जो है शिक्षण विधि से अलग होते हैं और इनका रूप जो है सो वो संक्षिप्त होता है। शिक्षण विधि जो है वो बड़ी भी होती है और जो शिक्षण सूत्र होते हैं वो एक सूत्र की तरह, एक फॉर्मूले की तरह होते हैं। जैसे कि भाई किसी प्रश्न में कोई फॉर्मूला हमारी मदद करता है उस प्रश्न को हल करने में, ठीक है, लेकिन जो पूरा प्रश्न हल करना है वो अलग चीज़ है और जो फॉर्मूला है वो अलग चीज़ है। तो उसी तरह से शिक्षण सूत्र अलग चीज़ है और शिक्षण विधि थोड़ा अलग चीज़ है। वही अंतर दोनों में है, जैसे फॉर्मूला और क्वेश्चन सॉल्विंग में है। तो यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि भाई इसमें से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। पहला दिया जा रहा है सरल से कठिन की ओर। सरल से कठिन की ओर आपको चलना है, इजी से डिफिकल्ट की ओर। दूसरा है अनिश्चित से निश्चित की ओर। तीसरा है दृश्य से अदृश्य की ओर, यानी जो दिखाई दे रहा है उससे जो न दिखाई दे रहा है उसकी ओर प्रवृत्त होने के लिए। ठीक है, चौथा है कि निगमन से आगमन की ओर। ये निगमन से आगमन की ओर कह रहा है चौथा में। तीसरा में दृश्य से अदृश्य की ओर कह रहा है। तो देखिए ये जो ऊपर वाले तीनों हैं ये शिक्षण सूत्र हैं। जो चौथा है निगमन से आगमन की ओर, इसकी ये मीनिंगलेस है। देखिए निगमन जो है और आगमन, आगमन जो है इंडक्शन, जिसको हम इंडक्टिव मेथड, तो ये आगमन विधि होता है, आप नाम सुने होंगे। तो ये आगमन विधि होता है और एक निगमन विधि होता है। ये दो तरह की शिक्षण विधि है, आगमन विधि और निगमन विधि। इन दोनों विधियों में देखिए अंतर क्या है कि इस आगमन विधि में, ठीक है, इंडक्टिव मेथड में हम लोग उदाहरण से चलते हैं और फिर जो है सो नियम बनाते हैं। ठीक है, कोई एग्जाम्पल्स लेंगे और उसको उसके जरिए जो है सो हम नियम तक पहुंचते हैं। यानी इसमें आपको जो है उदाहरण से नियम की तरफ चला जाता है और निगमन विधि में पहले नियम दे दिया जाता है और फिर उस पर उदाहरण सॉल्व किए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए निगमन विधि में भाई a+b का होल स्क्वायर का सूत्र आपको बता दिया गया, ठीक है, और फिर आपको इस पे प्रश्न दे दिए गए, तो ये निगमन विधि है। लेकिन उदाहरण की सहायता से अगर a+b का होल स्क्वायर के लिए एक फॉर्मूला निकाल दिया जा रहा है तो यह जो है आगमन विधि है। तो ये दोनों शिक्षण विधियां हैं। ये शिक्षण जो है वो सूत्र नहीं है, ये निगमन से आगमन की ओर, ये आपका गलत है। तो ये यही ऑप्शन सही है कि इसमें निगमन से आगमन की ओर यह शिक्षण सूत्र नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है हमारे पास कि थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। अब थॉर्नडाइक का जो है अधिगम सिद्धांत है भाई, और उसने जो है अधिगम यानी सीखने के नियम दिए हुए हैं। और जो थॉर्नडाइक के नियम हैं उस थॉर्नडाइक के नियम को दो तरह से हम से जो सीखने के नियम हैं उनको बांटते हैं। एक प्राथमिक नियम होता है और दूसरा जो है वह आपका द्वितीयक नियम या गौण नियम उसको कहते हैं। द्वितीयक नियम है, ठीक है, या गौण नियम है, यानी छिपा हुआ। तो ये जो नियम है, इस प्राथमिक नियम में 3 नियमों की चर्चा की जाती है और ये गौण जो या द्वितीयक जो नियम है उसमें 5 नियमों की चर्चा की जाती है। ये सीखने के नियम थॉर्नडाइक द्वारा अपने प्रयोगों के माध्यम से दिया गया है और इनका मुख्य जो सिद्धांत है वह है प्रयास और त्रुटि सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर जो है सो प्रिंसिपल दिया हुआ है इन्होंने। तो ये प्राथमिक जो सीखने के 3 नियम दिए गए हैं उसमें जो पहला नियम आता है वह है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। दूसरा जो नियम दिया गया है वह है आपका अभ्यास का नियम,
अभ्यास का नियम यानी लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। और जो तीसरा नियम है वह है अब प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। देख लेते हैं तीनों नियमों को थोड़ा सा कि क्या कहते हैं भाई। तो देखिए, जो तत्परता का नियम है, लॉ ऑफ रेडीनेस, वो ये कहता है कि भाई विद्यार्थी को आप पढ़ाना अगर चाह रहे हैं, सिखाना चाह रहे हैं कोई चीज़, तो सबसे पहले उसको रेडी करना होगा, तत्पर करना होगा। ठीक है, इसलिए तत्परता का नियम कहता है कि बच्चों को पहले सिखाने से पहले उसको तत्परता उसमें लाइए, उसको रेडी करिए। ठीक है, इसमें उदाहरण एक दिया जाता है कि भाई तत्परता का नियम अगर लागू नहीं होगा तो भाई किसी को आप ज़बरदस्ती पढ़ने के लिए तो बैठा सकते हैं, लेकिन उसको सिखा नहीं सकते। जैसे कि भाई जो आपके पास कोई घोड़ा है, उसको खींच करके आप जो है ज़बरदस्ती जो है तालाब तक तो ला सकते हैं, लेकिन उसको पानी नहीं पिला सकते, वो जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी। तो तत्परता का नियम जो है सबसे पहले तत्पर होने के लिए कहता है। अभ्यास का नियम आपसे कहता है कि अभ्यास के द्वारा जो है वो सीखना संभव है, सीखने में मदद मिलती है, उसको ज्ञान को स्थायी बनाया जाता है। तो ये दूसरा है अभ्यास का नियम। और तीसरा है प्रभाव का नियम, और इस प्रभाव के नियम के बदौलत ही दंड और पुरस्कार की नीति जो है सो जो शिक्षा जगत में आई, वो इसी प्रभाव के नियम का देन है। तो ये तीन नियम है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। और 5 गौण नियम दिए गए हैं, जिसमें ये जो एक आया हुआ है सहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम, वो एक नियम है। तो 3 नियम आपको एकदम बिल्कुल क्लियर यहाँ हम बता दिए हैं जो इस प्रश्न में यूज हो रहे हैं। तो ये 3 नियम आपको याद भी रखने हैं, यही 3 मुख्य नियम है। और जो इसके अलावा है वो आपका 5 गौण नियम है, द्वितीयक नियम है। इसलिए अब इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो रहा है, थॉर्नडाइक के अधिगम में प्राथमिक नियमों में कौन शामिल नहीं है, तो वो है ये सहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम, क्योंकि तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम ये प्राथमिक नियम है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न, चौथा प्रश्न पे। चौथा प्रश्न हमारा यह है कि थॉर्नडाइक से ही अब आ गया कि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है, यानी किस शीर्षक के अंतर्गत उसको दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अभी चर्चा हुई कि जो थॉर्नडाइक थे उसने जो है बिल्ली पे प्रयोग किया था, और उन्होंने जो है सो प्रयास और त्रुटि सिद्धांत, अधिगम का जो है प्रयास और त्रुटि सिद्धांत, ट्रायल और एरर जो प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल को थॉर्नडाइक ने दिया हुआ है, नियमबद्ध किया हुआ है। तो उसी से ये प्रश्न है तो कि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया, तो वह शीर्षक है अधिगम का प्रयास और भूल। ये ऑप्शन दूसरा इसका सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन था संज्ञानात्मक अधिगम, फिर था संकेत अधिगम, स्थान अधिगम, ये तीनों गलत हैं। और जो सही उत्तर है वह है अधिगम का जो प्रयास और भूल, इस शीर्षक के अंतर्गत जो है उन्होंने अपने सिद्धांत को सिद्ध किया है। अगला प्रश्न अधिगम से ही आ रहा है, और वो प्रश्न है कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। ठीक है, ये प्रश्न आ रहा है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है, तो ये जो हम लोग पढ़ते हैं कि अधिगम के जो सिद्धांत हैं, उन अधिगम के सिद्धांत को हम 2 श्रेणियों में डिवाइड किया जाता है। सिद्धांत जो अधिगम के हैं उसको 2 भागों में हम लोग बांटते हैं। और वो पहला भाग है जो है आपका वो एसआर थ्योरी, जिसको हम कहते हैं कि उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, या उसको व्यवहारवादी सिद्धांत या संबंधवादी सिद्धांत कहते हैं। 2 तरह से इसको बांटा जाता है। ठीक है, तो यहाँ ये समझना है कि इस सिद्धांत में जो 3 सिद्धांत एसआर थ्योरी में आते हैं, और एसएस थ्योरी या संज्ञानात्मक थ्योरी जिसको हम लोग कहते हैं, संज्ञानात्मक सिद्धांत, उसमें भी हम लोगों को जो है एक सिद्धांत उसमें पढ़ना है। और इसमें हम लोगों का जो है 3 सिद्धांत आते हैं, जिससे प्रश्न बार बार बनते हैं। तो इसमें आपका जो है थॉर्नडाइक का सिद्धांत आता है, और ये सब एसआर थ्योरी मतलब एस स्टिमुलस आर रिस्पॉन्स, एस स्टिमुलस एस स्टिमुलस, तो इसको उद्दीपन उद्दीपन सिद्धांत भी कहा जाता है दूसरे वाले को, और पहले वाले को उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है। और इसी का दूसरा नाम जो है सो उद्दीपन अनुक्रिया का नाम है आपका व्यवहारवादी सिद्धांत,
या संबंधवादी सिद्धांत, जिसमें व्यवहार की बात की गई है, व्यवहार सीखने की बात की गई है। तो ये इसमें थॉर्नडाइक का सिद्धांत आता है, आपका पावलोव का सिद्धांत आता है, और स्किनर का सिद्धांत आता है। ये 3 सिद्धांत आते हैं आपके एसआर थ्योरी में। और एसएस थ्योरी में जो आता है वो सूझ का सिद्धांत, कोहलर कोफका का जो सूझ का सिद्धांत है, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, वो आता है सूझ का सिद्धांत। तो ये 4 सिद्धांत जो है लर्निंग थ्योरी में पढ़े जाते हैं अधिगम सिद्धांत में। और उसमें हमारा जो यहाँ पे जो है ये अनुकूलित अनुक्रिया जो सिद्धांत है वह जो है आपका ये व्यवहारवादी सिद्धांत है आपका, जो व्यवहार के अनुकूलन पर जोर देता है। ठीक है, थॉर्नडाइक की चर्चा भी हुई कि उन्होंने जो है भूल और प्रयत्न और भूल सिद्धांत दिया हुआ है। और पावलोव का जो सिद्धांत है वह है आपका क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, जिसको भी हम जो है सो आपको चर्चा करेंगे आगे, इस पे भी प्रश्न है। और स्किनर का सिद्धांत है, इसको क्रिया प्रसूत सिद्धांत या नैमितिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और ये पावलो ने जो है सो आप देखा अगर पढ़े हैं आप लोग कि ये कुत्ते पर प्रयोग इसने किया हुआ है। ठीक है, कुत्ता में जो है लार आता है और उसको समायोजित किया जाता है किससे, घंटी से, कि जो भोजन आने पे लार आना चाहिए था अब वो घंटी बजने के साथ ही उसको लार आने लगता है। यानी उसकी जो व्यवहार है वो अनुकूलित हो जाता है घंटी के प्रति। ठीक है, और जो स्किनर का सिद्धांत है वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है। स्किनर ने 2 तरह के भाई स्वभाव की बात की है कि 2 तरह से व्यक्ति व्यवहार कर सकता है। एक तो भाई कोई उद्दीपक आएगा तो करेगा, और दूसरा जो है सो वो खुद भी कुछ अनुक्रियाएं करता है। इसीलिए स्किनर ने पावलोव के सिद्धांत की जो है आलोचना की है कि भाई जो भी व्यक्ति है, जो भी बालक है, जो भी प्राणी है, वो जो प्रकृति का मुख्य गुलाम नहीं है कि जब वो दीपक आएगा तभी अनुक्रिया करेगा, वह स्वैच्छिक अनुक्रियाएं भी करता है। यही मुख्य दोनों में अंतर भी हो जाता है। तो स्किनर का जो सिद्धांत है वह कौन सा सिद्धांत है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है, या नैमितिक सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इसको कहते हैं। और पावलोव का जो सिद्धांत है वो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, यानी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है। ठीक है, तो यहाँ जो अनुकूलित अनुक्रिया जो सिद्धांत है वह आपको किसके अनुकूलन पर बल देता है, तो व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। ये व्यवहारवादी सिद्धांत हैं। ठीक है, इसमें अनुकूलित अनुक्रिया की बात होती है, तो इसलिए इसका जो सही उत्तर है वह है व्यवहार के अनुकूलन पर जोर देता है। तर्क पर भाई कौन बात करता है, सूझ का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसमें सुल्तान नामक चिंपैंजी पे कोहलर ने बहुत सारे प्रयोग किए और निष्कर्ष निकाला कि जब समस्या का प्रत्यक्षण होता है तो मनुष्य का मन मस्तिष्क जो है सो उसके लिए क्रियाशील होता है और अचानक से उसमें सूझ डेवलप होता है। ठीक है, और वो समस्या का समाधान कर लेता है अपने प्रयत्न द्वारा। अगला प्रश्न अब चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो है सो हमारा अभी जो चर्चा की है स्किनर का सिद्धांत, उसी से है कि स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है उसका दूसरा नाम क्या है। तो अभी हमने आपको बताया कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इसको कहते हैं। उसका दूसरा नाम है नैमितिक अनुबंधन सिद्धांत। नैमितिक मतलब इंस्ट्रूमेंटल, किसी निमित्त के माध्यम, यानी कोई माध्यम आ रहा है तो इंस्ट्रूमेंटल इसको कंडीशनिंग थ्योरी भी हम लोग कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम है नैमितिक अनुबंधन सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का दूसरा नाम है नैमितिक अनुबंधन सिद्धांत, जो स्किनर द्वारा दिया गया है। और स्किनर ने इसमें जो है सो आप देखें कि चूहे पर प्रयोग किए हुए हैं। किस पे प्रयोग किए हैं, चूहे पे। उसके बाद कबूतर पे भी इन्होंने प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, तो ये आप इसमें देखे होंगे कि चूहे पे का प्रयोग का डिस्कशन किया जाता है। तो चूहे को पिंजरे में भाई बंद कर देते हैं, चूहा भूखा रहता है, धीरे धीरे वो अपने प्रयास के द्वारा अपना अनुकूलित व्यवहार करता है और धीरे धीरे वो जो है और दरवाज़ा खटका जिससे जो खुलता है उसको खोल करके भोजन प्राप्त करने में
या उसको जो लीवर है उसको लीवर को दबा करके भोजन प्राप्त करने में ये सफल हो जाता है। निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है। अब अगला प्रश्न अधिगम से ही है। वो प्रश्न कह रहा है हमारा कि निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है। ठीक है, तो अधिगम के लिए हम आपको बता दें कि अधिगम को ही हम लोग सीखना कहते हैं। सीखना, और सीखना जो मेरे पास है वो इसको लर्निंग हम इंग्लिश में कहते हैं। और ये जो लर्निंग सीखना है, इसकी खास बात क्या है, अधिगम जो दूसरा नाम इसको कह रहे हैं, कि ये अधिगम जो है वो प्रयास और अनुभव से, इसमें जो समायोजन है, इसमें आपको प्रयास आपको करना पड़ेगा भाई। बिना प्रयास का आपका काम होने वाला नहीं है। प्रयास होता है, अनुभव शामिल होता है इसमें। ठीक है, और ये जो होता है अधिगम, वो अपेक्षाकृत अस्थाई होता है। ये भी आपको याद रखना है, अपेक्षाकृत अस्थाई होता है, पूर्णतः स्थायी नहीं होता है, अपेक्षाकृत अस्थाई होता है। और प्रयास और अनुभव के द्वारा ये प्राप्त किया जाता है। तो इसी से हमारा ये है अधिगम के तमाम सारे जो है सो उसके विशेषताएं हैं कि अधिगम विकास है, अधिगम स्थानांतरणीय है, अधिगम परिवर्तनशील है। ठीक है, तो उसमें और जो उसका डिफिनीशन है उसमें ये दो बातों को आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो देखिए, विशेषता नहीं है उसको हमको बताना है। तो अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। तो ठीक है भाई, सीखना हुआ कि नहीं हुआ उसको हम अवलोकन भी उसका कर सकते हैं, ये सही है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, ये भी सही है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने बात किया कि अपेक्षाकृत अस्थायी होता है अधिगम, और परिवर्तन ही भी है। अधिगम क्या है, एक तरह से परिवर्तन है, लेकिन वो अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, ये तीसरा है। और अधिगम एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, यानी लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है, तो लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है भाई, ये बात भी सही है। अब ये तीसरा देख ले रहे हैं, बच रहा है कि भाई अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि, अभिवृद्धि जिसको हम लोग वृद्धि या ग्रोथ भी कहते हैं, तो भाई ये प्राणी का ग्रोथ नहीं है। ठीक है, ये क्या है, डेवलपमेंट है, ये ग्रोथ नहीं है, ये डेवलपमेंट है। ये ध्यान रखना है कि अधिगम प्राणी का क्या है, डेवलपमेंट है, उसका ग्रोथ नहीं है। इसलिए यही जो है गलत है, और यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर भी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है सीखने के वक्र से। तो देखिए, सीखना का वक्र जो होते हैं वो सीखने के प्रगति के सूचक होते हैं कि भाई वो सीखना कैसा हो रहा है, धनात्मक हो रहा है, ऋणात्मक हो रहा है, शून्य हो रहा है, यानी सीखने की प्रगति कैसी है उसके बारे में ये आपको प्रदर्शित करते हैं सीखने के वक्र। ठीक है, लर्निंग जो कर्व होते हैं। तो यहाँ पर ये कथन दिया गया है कि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। ये यानी सीखने के वक्र के बारे में ये लिखा जा रहा है कि सीखने के जो वक्र हैं वो अभ्यास द्वारा, देखिए सीखना कैसा होता है, अभी हमने बात किया था कि उसमें अभ्यास अनुभव शामिल होते हैं। ठीक है, तो अभ्यास द्वारा जो सीखने की मात्रा है, उसकी गति है, जो प्रगति है, उसी को ग्राफीय रूप में निरूपित करते हैं। यह पूर्णतः सत्य है उसका कथन। तो ये परिभाषा है, ये कथन जो दिया गया है, ये किसने कहा है, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, तो इसका जो है सो आपको जो सही उत्तर है वो है MLBE, ये जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, अगला प्रश्न। सीखने के बारे में लर्निंग से ही अगला प्रश्न भी हमारा है कि सीखना संवेगों से क्षीण संबंध रखता है। क्षीण मतलब कमजोर। तो संवेग जो है, संवेग मतलब किसको कहते हैं, संवेग माने भाव, जिसको आप इमोशन कहते हैं, जो भाव है, जो इसको हम इमोशन आप कहते हैं, वो इससे हमारा तात्पर्य है। तो इसी में अंतर्गत जो है संवेग में, जैसे आपका क्रोध आपको आता है भाई, व्यक्ति को क्रोध आता है, तो भाई व्यक्ति एकदम अपने आपे से बाहर निकल जाता है, वो सोचता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्रोध उसमें आता है, भय भी हो रहता है, प्रेम अनुराग उसमें होते हैं।
तो तमाम सारे जो ये चीज़ें हैं हमारे पास, वो जो है उसी को हम लोग लाते हैं संवेग में। तो संवेग जो है सीखने को प्रभावित करता है, या व्यक्ति के जो विकास है उसको भी संवेग प्रभावित करता है। इसीलिए सामूहिक विकास की ज़रूरत होती है। संवेगों को सही दिशा में हमें ले जाने की ओर ज़रूरत होती है, और किशोरावस्था में इन संवेगों को और अधिक जो है सो प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होती है। तो सीखना जो है संवेगों से संबंध रखता है। यहाँ कहा जा रहा है कि छिन्न संबंध रखता है, तो ये गलत है, ठीक है ना, क्योंकि संबंध रखता है। सीखने वाले के संवेग से स्वतंत्र है, ये भी गलत है, ठीक है ना, क्योंकि संवेग, भाई कोई बच्चा है, अब उसमें भय है, क्रोध है, ठीक है ना, उसमें भावात्मक आतुरता है, तब वो जो है सो सीखना उसका प्रभावित होगा। तो सीखने वाले के संवेग से प्रभावित नहीं होता है, तो भाई हम प्रभावित होता है, इसलिए ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन है सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है, तो यही सही है कि सीखना जो लर्निंग है वो सीखने वाला जो अधिगम करता है उसके संवेग से प्रभावित होता है। चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 10th प्रश्न में हम लोग आ गए हैं। हमने यहाँ 20 प्रश्न आपके लिए लिए हुए हैं, तो चलिए देख लेते हैं फटाफट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। सृजनात्मकता मतलब यहाँ है सृजन करना। सृजन करना मतलब निर्माण करना, आपको इन्वेंशन की बात करता है ये। सृजन करना, निर्माण जिसमें आता है, नया जो अन्वेषण हम लोग कहते हैं, निर्माण की ये बात करता है, कुछ नए चीज़ों का, ठीक है ना। तो इसके लिए भाई हमको ये बात करनी है कि कौन से चिंतन की आवश्यकता होती है, कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। वो अपसारी चिंतन है, अभिसारी चिंतन है, सामवेगिक चिंतन है, अहमवादी चिंतन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सृजन के लिए, सृजनात्मकता के लिए अपसारी चिंतन की आवश्यकता होती है। अपसारी चिंतन का मतलब होता है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब आप चारों तरफ सोच सकें। जो एरो है वो बाहर की तरफ जा रहा है, कि आप बहुत आयामी सोच रखते हैं, ठीक है ना। आपका सोच सीमित नहीं है, एक ही जगह नहीं आता है, आपका सोच डाइवर्जेंट टाइप का है, अपसारी है, ठीक है ना। जिस तरह से किरणों के केस में, लेंस के केस में होता है कि कन्वर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस होते हैं जो उत्तल अवतल। तो यहाँ पर बात की जा रही है अपसारी, यानी वो अपसारी होना चाहिए, अभिसारी नहीं, यानी बाहर की ओर, किरणें बाहर की ओर निकल रही हैं, यानी उसका जो सोच है वो आयामी है, वो कई तरह से सोच सब रखता है, तभी वो कोई नया सृजन कर सकता है, निर्माण कर सकता है। इसलिए सृजनात्मकता के लिए अपसारी चिंतन की जरूरत पड़ती है। अगला प्रश्न, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन कैसा है। इसके बारे में 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं कि भाई सही हो सकता है, ठीक है, लैंगिक पूर्वाग्रह से को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, सही है। तो पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा भाई ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये जो है हमारी निम्न मानसिकता को, हमारे लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ये कथन बिल्कुल 100% सही नहीं है, और वो भी आज के इस युग में जिसमें हम जो है महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रयासरत हैं, ठीक है। तो ये जो कथन है, इस तरह के कथन कहीं भी दिया जाता है, जैसे कई किसी प्रश्न में आपसे ये भी कहता है कि जो है जो लड़कियां हैं वो गणित में कमज़ोर होती हैं, तो इस तरह के जो प्रश्न है वो लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करते हैं, ये कथन कभी भी सही नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये जो कथन है वो इसका सही उत्तर है कि लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। सही हो सकता है, सही है, ये सब गलत है, ठीक है। तो ये इस तरह का जब भी प्रश्न आए तो आप ये समझेंगे कि ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करते हैं, इस तरह के कथन। अगला प्रश्न, सृजनात्मक उत्तर के लिए आवश्यक है। देखिए ये भी सृजनात्मकता से जो है सो आपका क्वेश्चन आ गया, क्रिएटिविटी से, ठीक है। तो इस क्रिया देखिए सृजनात्मक जो उत्तर हैं, जो सृजनात्मकता के लिए आपको जो प्रश्न होने चाहिए वो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होने चाहिए, मुक्त उत्तर वाले।
इसका जो सही उत्तर है वो दूसरा है। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न भी हम लिखते हैं और मुक्त अंतः वाले प्रश्न भी लिखते हैं। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न या मुक्त जो है अंतः वाले प्रश्न, यहाँ अंतः भी लिखते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों का मतलब ये है कि उनका उत्तर एक नहीं होता है, अनेक उत्तर इसमें आते हैं। एक ही उत्तर आए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, अनेक उत्तर की बात इसमें होती है। जैसे हम पूछे आपसे कि भाई आप दो संख्याएं बताइए जिनका जो जोड़ है वो 20 है। तो अगर जोड़ 20 है दो संख्या का, तो आप कहेंगे कि भाई 1 + 19 भी 20 होता है। कोई कहेगा कि सर 2 + 18, कोई कहेगा 5 + 15। तो इस तरह से तमाम सारे इसके उत्तर हैं। ठीक है। ऐसे प्रश्नों जिनके एक से अधिक उत्तर होते हैं उनको हम मुक्त अंतः वाला प्रश्न या मुक्त उत्तर वाला प्रश्न कहते हैं। तो सृजनात्मकता के लिए हमको इसी तरह के प्रश्नों की ज़रूरत होती है। इसी तरह के प्रश्नों का हम जो है क्लास में प्रयोग अगर करते हैं तो यह सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है। ठीक है। तो इसके लिए आपको समझना है मुक्त अंतर वाला। और बंद अंतः वाला जो प्रश्न होता है उसका जो है आपका उत्तर एक ही तरफ आता है, एक ही जैसा आता है। तो ये ध्यान रखना है कि सृजनात्मकता के लिए मुक्त उत्तर वाला प्रश्न आपको चाहिए। और कभी कभी आपको ये एक प्रश्न इस तरह से भी दे देता है, 4 ऑप्शन दे देता है और पूछता है कि इसमें से चयन करिए। चयन पर आधारित प्रश्न कर देता है कि आप मुक्त उत्तर वाला प्रश्न जो है उसका चयन करिए। ठीक है। तो आपको ऐसे प्रश्नों को चयन करना है जिनके एक से अधिक उत्तर संभव हो। ठीक है। अगला प्रश्न सृजनात्मकता से ही है कि सृजनात्मक शिक्षार्थी कौन है, उसके बारे में आपको 4 तरह का ऑप्शन दिया गया है कि भाई सृजनात्मक शिक्षार्थी या जो विद्यार्थी है उसका क्या गुण होना चाहिए। वो बहुत बुद्धिमान है। ठीक है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही बुद्धिमान जो लड़का है वही सृजनात्मक होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने योग्य है। ये भी देखिए बहुत अच्छा हद तक, अब कुछ हद तक सही हो सकता है। और ऑप्शन देखते हैं, सर्वचिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत अच्छा है। इसमें देखिए इन तीनों में सबसे जो अच्छा है वो तीसरा ऑप्शन है कि सर्वचिंतन और समस्या समाधान में अच्छा हो। क्योंकि जो सृजनात्मक विद्यार्थी है उसमें पार्श्व कहने का मतलब है लेटरल। लेटरल मतलब कि यहाँ पे भी जो है अपसारी से ही यहाँ पे संबंध है कि अपसारी चिंतन उसके पास होनी चाहिए और समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। क्योंकि सृजनात्मकता के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग उसमें ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग में ही सृजनात्मकता की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो ये जो है आपका सबसे जो बेस्ट उत्तर है वो तीसरा है और यही सबसे आप अच्छा लेंगे। कुछ हद तक देखिए ड्राइंग पेंटिंग अच्छा हो सकता है, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करता हो, ये भी हो सकता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न है भाई मूल्यांकन से, मूल्यांकन जो है असेसमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, तो उससे ये प्रश्न है हमारे पास कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना होना चाहिए। तो भाई सामान्य अर्थों में तो हम कहेंगे कि भाई मूल्यांकन का उद्देश्य भाई जो विद्यार्थी हैं, जो परीक्षा ली जाती है, उसका कितना उपलब्धि है, कितना परफॉर्मेंस है, उसको भाई मापता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे बेस्ट चॉइस हमको करना है जो विद्यार्थियों के लिए और आदर्श सिचुएशन में सही हो। यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रवेश किया जाना चाहिए, तो देखिए ये कुछ हद तक सही है, ये पूर्णतः ये भी सही आपका नहीं है। दोनों सीखने में होने वाले कमियों का निदान और उपचार करना, तो ये जो है यही सबसे सटीक होना चाहिए। विद्यार्थियों की त्रुटियां निकालना केवल त्रुटियां निकालने के लिए मूल्यांकन का उद्देश्य होता है, ये ऐसा नहीं है। तो इसमें सबसे जो सटीक उत्तर है वो सीखने वाले जो हैं उनकी कमियों का जो निदान है, निदान और उपचार दो तरह की चीज़ आती है कि डायग्नोस्ट करना, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है निदानात्मक परीक्षण भी की बात की करते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट भी बनाए जाते हैं निदानात्मक जो है सो
परीक्षण और फिर उपचारात्मक शिक्षण, उसको रेमेडियल टीचिंग कराई जाती है। तो सबसे पहले जो जैसे फॉर्मेटिव जो भी असेसमेंट होते हैं उनका काम यही होता है कि जो बच्चों की कमियां जो है और उसको सही तरीके से आगे हम किस तरह से डेवलपमेंट उसमें ला सकते हैं, उसको उसके परफॉर्मेंस को बेटर बना सकते हैं, इसके लिए किया जाता है। और मूल्यांकन का सही उद्देश्य यही होना चाहिए कि वो बच्चों की कमियों और उनके निदान जो है उपचार के लिए कार्य करें। तो ये ऑप्शन इसका जो है तीसरा सही है। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं कि उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है। यानी शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं कि जिस किसी की पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो क्योंकि इससे क्या अर्थ है, यानी जो शिक्षार्थी जो विद्यार्थी है वो पहले जो सीख चुका है, जो चीज़ जान चुका है, उसका वो रिवीजन करे, रिकॉल करे, प्रत्यास्मरण करे, तो ये उस विद्यार्थी को किस के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि उसको नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना जो है वो सीखने को समृद्ध बनाता है। यही ऑप्शन सही है, पहला जो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देखिए कह रहा है, भाई ये प्रश्न को थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं, यानी जो विद्यार्थी है वो पहले जो सीख चुका है, मान लीजिए कोई चीज़ जो है वो सीख चुका है, इसको सीख लिया है वो, तो फिर उसका अभ्यास वो कर रहा है, फिर रिकॉल कर रहा है, तो ये क्या मदद उसको करता है, ये महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो नई जानकारी वो सीखेगा और पूर्व जो जानकारी है उसमें जो सामंजस्य बनेगा, उससे जो उसका सीखना है वो जल्दी होगा, वो समृद्ध बनेगा। इसलिए ये पहला ऑप्शन सबसे सही है। दूसरा जैसे देखिए कह रहा है, पूर्व पाठकों को दोहराने का यह एक प्रभावी तरीका है, यह भी गलत है। यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ होता है, कुछ हद तक ये सही हो सकता है। यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। तो देखिए कक्षा अनुदेशन से इसका अभी कोई विशेष लेना देना नहीं है, ये शिक्षार्थी से संबंध रख रहा है कि उसको क्या मदद कर रहा है, ये बात है। ठीक है, तो ये सबसे सटीक उत्तर है कि जो नई जानकारी है उसको पूर्व जानकारी से जो जोड़ना है वो उसके ज्ञान को समृद्ध बनाता है। अगला प्रश्न, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो ये क्या कहलाता है? ठीक है, शून्य अधिगम का शून्य स्थानांतरण, निरपेक्ष स्थानांतरण, सकारात्मक, नकारात्मक। निरपेक्ष का मतलब है कोई प्रभाव नहीं डालता, और शून्य भी लगभग वही बात है। सकारात्मक है, निरपेक्ष मतलब कि उसके बारे में निरपेक्ष है, ठीक है ना। सकारात्मक यानी अच्छा, नकारात्मक मतलब कि खराब। कैसा स्थानांतरण है ये कि जब आप पूर्व में जो सीखी गई चीज़ें हैं उसको नए चीज़ों में जो सीख रहे हैं उसमें कोई संबंध नहीं है। तो कोई संबंध जब नहीं है तो ये जो है शून्य स्थानांतरण है, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। इसका सही उत्तर है शून्य स्थानांतरण। अगला प्रश्न, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वह एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। देखिए इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो कोई टीचर है वो अपने स्टूडेंट को हमेशा मदद करती है कि वो एक सब्जेक्ट के नॉलेज को दूसरे सब्जेक्ट के नॉलेज के साथ जोड़ सके और अच्छे से सीख सके, आगे बढ़ सके। तो इसमें वो जो टीचर है वो किस चीज़ को बढ़ावा देती है? पुनर्बलन को, ज्ञान के साथ संबंध एवं अंतरण को, व्यक्तिक विभिन्नता को, शिक्षार्थी स्वायत्तता को। ठीक है, तो ये दोनों गलत हैं। पुनर्बलन कुछ हद तक मिल रहा है लेकिन उस सबसे सही ये नहीं है। सबसे सही जो ऑप्शन है वो है दूसरा, कि ज्ञान के साथ संबंध स्थापित कर रही है, क्योंकि दो सब्जेक्ट के बीच में वो रिलेट कर रही है कि एक सब्जेक्ट का ज्ञान दूसरे ज्ञान सब्जेक्ट के साथ उसको मदद कर रहा है, ठीक है ना। और अंतरण भी हो रहा है वहाँ पर, क्योंकि एक ज्ञान का प्रयोग वो दूसरे ज्ञान में भी कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये जो इसका सही उत्तर है वो है अधिगम। ये जो प्रश्न था हमारा वो
ये था, हाँ ये 17 प्रश्न हम लोगों ने लिया हुआ था। हाँ आ गया है प्रश्न आपके पास। इसका सही उत्तर था ज्ञान के साथ संबंध एवं अंतरण को। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये है 18। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए भाई कठिन परिश्रम वो कर रहा है। अब वो प्रवेश परीक्षा पास कर सके, कठिन परिश्रम क्यों कर रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि प्रवेश परीक्षा पास कर सके। तो वो किस रूप में मोटिवेटेड है, अभिप्रेरित है? तो वो जो है सो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, क्योंकि वो स्वयं ये चाहता है कि वो कठिन परिश्रम करे जिससे वो प्रवेश परीक्षा पास कर सके। तो ये इसमें देखिए अभिप्रेरणा के ये आंतरिक होती है। अभिप्रेरणा दो तरह की होती है, एक आंतरिक और एक बाह्य, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो अभिप्रेरणा है वह है आंतरिक, और ऑप्शन का इसमें कोई लेना देना नहीं है। अगला प्रश्न, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत तथा एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ, ठीक है, और तथा विद्यालय पत्रिका निकालना खाली स्थान के लिए होता है। किसके लिए ये होता है, ये बात की जा रही है कि जो विज्ञान और कला की प्रदर्शनियाँ होती हैं, संगीत नृत्य की प्रस्तुतियाँ होती हैं, जो पत्रिका निकलता है, ये सब बच्चों में क्या करता है, किसके लिए ये होता है? तो ये जो है विद्यार्थियों में जो सृजनात्मकता है उसको बढ़ावा देने के लिए होता है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या है। शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने, चलिए ये सही है। अगला देखते हैं, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने, ये भी कुछ हद तक सही है। विद्यालयों का नाम रोशन करने, अभिभावकों को संतुष्ट करने, ये सबसे देखिए आदर्श सिचुएशन नहीं है। ये लास्ट वाले तीन सबसे आदर्श है कि हम उसमें सृजनात्मक मार्ग को उपलब्ध कराने के लिए करते हैं। अब इसमें देखिए कुछ लोग कह सकते हैं भाई कुछ विद्यालय इसलिए करते हैं कि अभिभावक संतुष्ट हों, उनको दिखा सकें कि हाँ हम लोग ये विद्यालय में बहुत सारे चीज़ करते हैं। तो वैसे हम लोगों को नहीं देखना है। कुछ स्कूल अपना स्कूल का नाम रोशन करने के लिए भी करते हैं, लेकिन सबसे जो अच्छा है ऑप्शन वो ये है। उद्देश्य यही होना चाहिए, हमें पॉजिटिव थिंकिंग लेकर के यहाँ क्वेश्चन को करना होता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, लास्ट ही ये प्रश्न है कि जब कोई एक बावर्ची जो है खाना पकाते समय खाने को चख रहा है, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ सब्जी बना रहा है, उसमें देख रहा है कि भाई नमक कम है अधिक है, उसको चख करके अगर देख रहा है तो वो निम्नलिखित में से किसके समान है? सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, आकलन और सीखना, ठीक है। तो ये चौथा ऑप्शन जो है आकलन और सीखना, ये संबंध नहीं रख रहा है, यहाँ पे कोई सटीक इसका नहीं है। अब तीन बातें आ रही हैं कि सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन और सीखने के रूप में आकलन। यानी जो असेसमेंट है वो लर्निंग का, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने का आकलन मतलब जो है उसका असेसमेंट जो हो रहा है जो आकलन हो रहा है वो सीखने का हो रहा है, ठीक है। इवेल्युएशन, आकलन को इवेल्युएशन कहते हैं हम लोग, ठीक है। और ये आकलन और जो मूल्यांकन है उसमें थोड़ा सा अंतर होता है इन दोनों में, दोनों एक ही नहीं है, बस थोड़े अंतर इन दोनों में होते हैं। ये आकलन छोटे रूप में होता है। तो ये जो इवेल्युएशन है सीखने का, यहाँ पर सीखने का आकलन नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो है जो खाना बनाने पकाते समय वो खाने को चख रहा है, यानी अभी वो सीखना उसका चल रहा है, और वो टेस्ट करके ये अंदाज़ा लगा रहा है कि इतनी सब्जी में हमको कितना नमक डालना है कि वो पर्याप्त हो जाएगा। इस तरह से वो अपने सीखने को समृद्ध करना चाहता है। तो यहाँ पर जो ये आकलन हो रहा है टेस्ट करने का, उसका मतलब है कि वो सीखने के लिए आकलन कर रहा है। ऑप्शन जो बी है इसका वो सही है, दूसरा ऑप्शन सीखने के लिए आकलन, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये 20 प्रश्न लिए हुए थे और 20 प्रश्न उनकी व्याख्या सहित हमने आपको सही सही उत्तर समझाया है। तो हम समझते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स टू वॉच।